यस, सो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था कि मिरर फॉर्मूला एंड ऑल, वो तो हमने डिस्कस किया था। फिर उसकी एप्लीकेशंस भी हमने डिस्कस की। एंड कल हमने डिस्कस किया था मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू के बेस पे कैसे पता चल जाएगा हमें कि उसका नेचर क्या है, उसकी साइज क्या है, वो सब कुछ पता चल जाएगा सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू को देखकर। ओके, वो हमने डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने डिराइव भी किया था फॉर्मूला। वैसे तो 10th में हमने रट्टा मार लिया था, -v/u आता है, लेकिन वो कैसे आता है दैट वी हैव डिराइव। नहीं, मतलब जो मिरर फॉर्मूला है सेम उसके जैसा ही है, तो पूछ सकते हैं। डेरिवेशन इसका ज्यादा वो कुछ नहीं, हाँ मतलब कुछ भी नहीं है, वही सेम जो मिरर फॉर्मूला है, डिट्टो दो ट्रायंगल बन गए और कंपेयर करना है जो रेशियोज आए थे वो, और उससे ही हमारा आ जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन को बड़ा बनाना हो, जैसे कल डिस्कस किया था कि क्वेश्चन को बड़ा बनाना हो तो पहले तो बोल देंगे कि डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन एंड विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम derive its formula and how can we predict the nature of the image and the size of the image based on the linear magnification। ऐसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना दे, लेकिन करना इतना ही है। ओके, सो वो हो सकता है। एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली हम 10th में भी पढ़े थे, अभी थोड़ा और डिप, सब कुछ वही है जो 10th में पढ़े थे वही है, थोड़ी बहुत चीजें है जो नई है। ओके, जैसे कि थोड़ी बहुत चीजों में आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑल, अभी आगे हम पढ़ेंगे, अभी आने वाला ही है। सो वो सब चीजें हम 10th में नहीं पढ़े। ओके, लेकिन जो 10th में पढ़े हैं और वो जो रिपीट हो रहा है वो सब थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ना है। इस लेंस का जो ये है ना, वन साइन आई इसका जो डेरिवेशन वेव ऑप्टिक्स में है। हाँ, यस, ओके, यस यस। सो चलो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करते हैं। तो हमने अभी तक रिफ्लेक्शन डिस्कस किया है, रिफ्रैक्शन डिस्कस नहीं किया। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ये है कि अगर रे ऑफ लाइट कोई भी इंटरफेस पे गिरे, इंपैक्ट हो, तो वो अंदर जाके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। ओके, मतलब जो डायरेक्शन है उसकी चेंज कर देता है। अब देखो, रिफ्लेक्ट मतलब बैक नहीं आ रहा है, वो सीधा जा ही रहा है, भले ही सरफेस आ गई लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इंटरफेस आ गया फिर भी सीधा जा रहा है। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, लगा फिर अभी सीधा नहीं जाएगा, अब लगने के बाद वापस वो रिवर्स जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो टकरा गया, ऐसे जा रहा है और कहीं टकरा गया तो वापस ये डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन आगे नहीं जाएगा। रिफ्लेक्शन में आगे जा रहा है, आगे तो जा रहा है बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट्स इट, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, तो अब वो डिपेंड है, देखो एक कंडीशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, कौन सी कंडीशन वो हमें पता ही है क्या, जब इंटरफेस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा। यस, ओके, जब जो हमारा इंटरफेस है, पहले तो इंटरफेस क्या है? सो इंटरफेस मींस जहां पर दो मीडियम सेपरेट हो उसको बोलते हैं इंटरफेस। ओके, मतलब सपोज मान लो कि ऊपर है एयर और नीचे है हमारा से ग्लास है और से वाटर है, व्हाटएवर। ओके, तो दो अलग अलग मीडियम हो गए, एक हो गया एयर, हाँ चलो। सो सपोज एक हो गया एयर और दूसरा हो गया से ग्लास और वाटर, रख लो कोई एक रखते हैं, तो से एयर एंड वाटर, तो दो मीडियम अलग अलग है। सो दो डिफरेंट मीडियम जहां पर से अलग हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं, वो जो सरफेस है उसको बोलते हैं हम इंटरफेस। ओके, सो इंटरफेस पूरा ये नहीं है, इंटरफेस इज ओनली दिस मच। ओके, इंटरफेस कौन सा है? जहां पर दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, वो मतलब दिस इज माय इंटरफेस। डन। यहां से देखो नीचे क्या आ गया, वाटर, यहां से ऊपर क्या है, एयर। ओके, सो रिफ्लेक्शन जस्ट स्टार्ट किया हमने। रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर कोई भी लाइट ऑफ रे जब भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब चेंज कैसी होगी वो डिपेंड करता है, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि कैसे चेंज होगी, अभी हम समझने वाले हैं। सो हमें पता ही है कि जो सरफेस है उस पर अगर 90 डिग्री आए तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, ये तो हमें पता ही है कि जो सरफेस है वहां पर अगर 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रे ऑफ लाइट तो वो रिफ्लेक्ट हो या रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट होता था तब भी हमने
नहीं लिया था, याद है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके साथ वो था एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन? नॉर्मल के साथ। लेकिन अगर सीधा का सीधा आएगा तो टकरा के सीधा का सीधा ही जाएगा। कौन सा केस? सी में से पास होने वाला रे ऑफ लाइट। तो सी में से जो कर्व, जो हमारा कर्वेचर था, मिरर का जो कर्वेचर था, ओके, वो कर्वेचर पर से पास होने वाला, कर्वेचर इन द सेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो पास होने वाला जो पॉइंट था वो टकरा के डिट्टो जैसे था वैसे रिट्रेस हो रहा था, 90 डिग्री पे था इसलिए। तो वैसे ही जैसे रिफ्लेक्शन में 90 डिग्री पे हो तो 90 डिग्री पे वापस रिट्रेस हो जाएगा, वैसे ही रिफ्रैक्शन में भी ये रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा लेकिन सीधा सीधा ही जाता जाएगा, कोई भी उसमें डायरेक्शन का चेंज होगा नहीं। कब? जब 90 डिग्री पर इंसिडेंट होता है तब। ओके, नाउ जैसे ये इंसिडेंट एंगल क्या है, तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन के केस में डिस्कस किया था वैसे ही रिफ्रैक्शन के केस में भी है कि हमारा जो नॉर्मल है उसके साथ जो रे ऑफ लाइट एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट एंगल। अब ये एंगल, ये रे ऑफ लाइट जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन जाएगा नहीं, मुड़ जाएगा, ओके, तो कोई भी डायरेक्शन में मुड़ेगा। अब कोई भी डायरेक्शन में मुड़ेगा, क्यों मुड़ेगा? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ इसीलिए। अगर मीडियम, हाँ, हमने डिस्कस की थी, यस, जो अगर हमने मीडियम चेंज नहीं किया होता तो वो नहीं मुड़ता। अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो वो मुड़ता नहीं, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लेकिन मीडियम चेंज हो गया, इंटरफेस के बाद मीडियम क्या हो गया? चेंज हो गया, दैट्स व्हाई इट विल बेंड, ओके, डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। तो जैसे कि वो डिस्कस कैसे, मतलब वो याद कैसे रखेंगे या वो समझेंगे कैसे कि कहां से कहां जा रहा है? तो दैट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर डिपेंड है कि भाई कौन सी डायरेक्शन में वो बेंड होगा। सीधा सीधा तो नहीं गया, क्योंकि रिफ्रैक्शन फिनोमेना वही है क्या कि इट विल बेंड, लेकिन बेंड करेगी तो बेंड करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में बेंड करेगा? सो वो है हमारा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। रेशियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह के हैं। हाँ, यस, तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम पढ़ रहे हैं मेनली, जो मेन, अगर सिर्फ इतना बोला हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है, किस चीज का रेशियो है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। ओके, जो मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है उसका लेना है हमें। ऊपर तो कौन सा आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे क्या आएगा? रेशियो में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जिसका हमें फाइंड करना है। सपोज हमें एयर का फाइंड करना है तो एयर में स्पीड ले लो नीचे, ऊपर तो सेम ही रहेगी हर बार। अगर हमें वाटर का फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर में वाटर का स्पीड ले लो, मतलब वाटर में लाइट की स्पीड जो होगी वो, और ऊपर वैक्यूम वाली। अगर हमें ग्लास का फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डिनोमिनेटर में ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो लेनी है। अगर हमें डायमंड में पता करना है तो डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है वो डिनोमिनेटर में लेना है। डन? ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमें पता है क्या होता है, वो c दैट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। डन? सिंपल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जैसे हम 10th में n ईटा से डिनोट करते थे, छोटा सा, डायरेक्ट n नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं इसे म्यू से। कोई भी सिंबल तुम यूज कर सकते हो, लेकिन लिखना कैसे है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, लाइक दिस। ओके, सिर्फ म्यू लिखोगे तो वो बोलेगा क्या भाई म्यू क्या? वो तो कोई ऐसा इतना वेल नोन नहीं है कि भाई फोर्स के लिए एफ ही लिखना है। ओके, फोर्स के लिए हम जनरली क्या लिखते हैं? एफ। ओके, प्रेशर के लिए क्या लिखते हैं? पी। तो वैसा नहीं है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो उसके लिए जैसे 10th में हम पढ़ते थे तो n लिखते थे, ऐसे लिखते थे। ओके, सो इट डिपेंड्स, तो इसीलिए पूरा लिख देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, हमने म्यू से डिनोट किया हुआ है। सो म्यू इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय v, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम पहले वैक्यूम, ऊपर क्या आएगा? वैक्यूम, डिनोमिनेटर में आएगा जो तुम्हारा मीडियम है वो।
ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम न्यूमरेटर में आएगा। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो आएगा न्यूमरेटर में, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम फॉर विच यू वांट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें कितनी लाइट की स्पीड है वो आएगा नीचे। ओके, जैसे कि हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है वो तो हमें पता है 3 × 10⁸, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट अगर हम एयर में, जैसे कि अभी हमारे बीच में अगर तुम लाइट भेजो और मेरे तक आने के लिए उसकी स्पीड कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जैसी ही होगी, उतनी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम जैसी होगी, 2.9999 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो 3 है और ये 2.9999 ऐसे ले लिया तुमने, तो वो क्या हो गया, सेम ही तो हो गया ऑलमोस्ट। तो एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। ओके, सो दैट्स वाई अगर तुम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे सो ऊपर आएगा स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय तुम्हारा एयर में भी तुम रफली अप्रोक्सीमेटली वही ले सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऊपर नीचे कट हो जाएगा तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा 1। डन। ओके, सो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो हमने ले लिया से एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, वाटर। वैसे ही सेम मेथड से तुम अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया 1, अब तुम वाटर है कोई भी मटेरियल है उसमें फाइंड कर सकते हो। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, मतलब कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, ऊपर जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो अभी तुम्हें वाटर का फाइंड करना है तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या लग रहा है वो वैक्यूम की स्पीड से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। इन शॉर्ट हमें वो तो पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से ज्यादा तो कहीं मिलती ही नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट ये तो बेसिक है हमारा, हम ये सब छोड़ दे तो भी हमें तो पता ही है कि स्पीड ऑफ लाइट तो सबसे ज्यादा मिलती है वैक्यूम में। तुम एयर में आओगे तो भी कम हो गई, अभी तुम वाटर में जाओगे तो भी कम ही होगी, बढ़ थोड़ी जाएगी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट हमें देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि वैक्यूम में ही उतनी है। तो वैक्यूम छोड़ के तो कहीं जाने नहीं वाले, हम तो एटमॉस्फेयर को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा वैक्यूम में जाएंगे, तो उससे ज्यादा तो मिलने वाली नहीं। डन। तो अगर नीचे जो वैल्यू है वो कम होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो ज्यादा ही होने वाली है, और मीडियम के लिए वो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। ओके, तो मेजॉरिटी मतलब तुम्हारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी वैल्यू है, तो सपोज ऊपर 10 है और नीचे 2 है, तो वो क्या है 5, मतलब ग्रेटर देन 1 आया, तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही आएगा। क्यों, वो रीजन समझ में आया? ऐसा भी 1 मार्क में पूछ ले, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज स्पीड ऑफ इट इज द रेशियो, फिर डेफिनेशन ही लिखनी है पहले तो, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in the vacuum to the speed of light in medium, and we know that speed of light in vacuum is the highest. Okay, and particular medium में speed of light in vacuum से तो कम ही होगी, that's why, that is the reason. Okay, तो 1 मार्क में ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो वाटर के लिए अगर हम फाइंड करें तो 1.33 है, फिर अगर हम ग्लास के लिए फाइंड करें तो 1.5 है, वो जो हमने प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट देखा था, याद हो तो 10th में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो 1.5 डायमंड के लिए डिस्कस करें और याद रखें तो वो कितना है 2.4, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो ऊपर है 3 × 10⁸ डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, वो रेशियो निकालोगे तो वो कितना आएगा 2.4। और कलर्ड मीडियम हो, कोई भी कलर्ड मीडियम हो, जैसे कि भाई पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, लाइक दैट, तो उसका कलर होता है, कोई ना कोई कलर होता है। तो कलर्ड मीडियम के लिए जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं 2.4 से तो ज्यादा ही मिलेंगे। डन। ओके, ये जो वैल्यू है वो तुम्हें याद रखनी है, सारी याद नहीं रखोगे तो चलेगा, जैसे 10th में कैसे पूरा टेबल था वो सारा नहीं, हाँ, लेकिन इतने तो याद रख। इतने में क्या है भाई, एयर का पता है 1 है, ग्लास का भी हमने याद रखा था 1.5 और वाटर का 1.33, वाटर ग्लास का 1.5। ओके, सो सीक्वेंस में याद रखो ना 1, फिर वाटर के लिए थोड़ा ज्यादा दैट इज 1.33, ग्लास के लिए और ज्यादा 1.5, डायमंड के लिए 2.4, बाकी सब के लिए 2.4 से ज्यादा, दैट्स इट।
डन ओके। तो ये थे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि अब हमें समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा हो, यहां पर हमारा फॉर्मूला फिनोमिनन क्या है, इफ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब तुम डेंसिटी कंसीडर कर सकते हो कि भाई ये एयर है ऊपर और नीचे वाटर है, तो एयर की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी तो किसकी ज्यादा होगी, वाटर की। तो वाटर हो गया डेंसर और एयर हो गई रेरर। ओके, सो इफ ray of light is going through the rarer medium to a denser medium, then after the refraction or say after passing through the interface it will bend towards the normal, जो नॉर्मल होगा उसके साइड में वो क्या होगा, मुड़ेगा। ओके, तो ये मेरा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये ऐसा तो जाना चाहिए था लेकिन जाएगा नहीं। कैसे जाएगा, ये नॉर्मल है तो टॉवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगा, तो ये टॉवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। और जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या था, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो नॉर्मल ये रहा और रिफ्रैक्टेड ये रे ये रहा, तो ये हो गया आर। सिंपल है, ओके डन। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा रेरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है, उसके लिए ही तो हम ये पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उससे पता चल जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर या वो रेरर, पक्का, हाँ यस करेक्ट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जैसे कि एयर का 1 है और वाटर का 1.33, तो भाई ये दोनों की कंपेयर करें, ओके, तो इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना 1.33, ये तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, ये 1 किसके रिस्पेक्ट में है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ये वाटर किसके रिस्पेक्ट में है, 1.33 वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। लेकिन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में भी दोनों की कंपैरिजन करें तो हमें दिख रहा है यहाँ 1 है यहाँ 1.3 है, मतलब कि इसकी वैल्यू, इसकी वाटर की वैल्यू ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और उसकी वैल्यू ज्यादा है मतलब वो डेंसर है। समझ में आ गया। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर रेरर से डेंसर की तरफ, रेरर से डेंसर में आ रहा है तो टॉवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर उल्टा है, ऐसे उल्टा है, डेंसर टू रेरर में जा रहा है, ओके, डेंसर टू रेरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिंपल, ओके। रेरर टू डेंसर में जा रहा है तो टॉवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। और अगर मान लो यही है सेम, मैं कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर रहा हूं, ये कौन सा केस था पहले वाला, सो दैट इज से mu2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज ग्रेटर देन mu1, ऐसा था तो ये आया। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि mu1 इज ग्रेटर देन mu2, डन। मैंने क्या बोला, mu1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ज्यादा है किसके कंपेयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 के कंपेयर में, तो ये आया, ऐसे सीधा जाना चाहिए। लेकिन अब मैं कहां से कहां जा रहा हूं, डेंसर से रेरर में जा रहा हूं, तो डेंसर से रेरर में जाऊंगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो ये तो नॉर्मल मेरी लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब से ऐसे चला जाऊंगा। और एंगल कौन सा बनेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो रिफ्रैक्टेड एंगल आर। डन। येलो कलर वाली होनी चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, ऊपर अलग था नीचे अलग हो गया, मीडियम चेंज हो गया, उसकी वजह से वो बेंड होगी। ओके, अभी डेंसर है या रेरर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली वो अगर रेरर टू डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है उससे दूर जाना। अगर ऐसी ये येलो है, अभी ये ऐसे आएगी तो क्या होगी, नॉर्मल के नजदीक आएगी। अभी ये येलो है और ये भी येलो है, अगर ऐसे जाएगी तो क्या होगी, ये जो येलो नॉर्मल है उससे दूर गया। सिंपल है। तो हमें पता चल गया कि भाई कहां से कहां जाएगी तो क्या होगा। अभी एक दूसरी टर्मिनोलॉजी भी होती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो किसके रिस्पेक्ट में था, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। ये क्या है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि ये भी रेशियो है, फिर से ये भी क्या है, रेशियो ही है। लेकिन ये किस चीज का रेशियो है, पहले तो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो था, अभी ये किस चीज का रेशियो है, ये तो ओरिजिनल जो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उसका ही रेशियो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका ही रेशियो है। सो से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अभी ये स्पीड का रेशियो नहीं है, ये जैसे कि मुझे अभी मैं क्या बोला, ये 1 है तो वो किसके रिस्पेक्ट में है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ये 1.33 है वाटर का, वो किसके रिस्पेक्ट में है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। अब मैं बोलूं कि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बताओ, तो क्या करेंगे? अब हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोले, अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में तो हम लाइट, स्पीड ऑफ लाइट लाएंगे, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोले तो हम किसकी बात करने वाले हैं? उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने वाले। इनडायरेक्टली तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट की बात आने ही वाली है उसमें, भले ही तुम बोलो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो आएगी ना उसमें। ओके, तो एक्चुअल में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द टू मीडियम। क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? वो दो स्पीड का रेशियो था, ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है। तो वहां पर न्यूमरेटर में वैक्यूम में ली जाने वाली स्पीड जो है वो न्यूमरेटर में ली थी, तो यहां पर जिसका तुम्हें फाइंड करना है, जिसका तुम्हें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है उसको न्यूमरेटर में रखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में लेना है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। फिर से बताना, जिसके रिलेटिव में ढूंढना है वो रिलेटिव वाले को डिनोमिनेटर में रखना है। थोड़ा सा उल्टा है, यहां पर जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे थे वैक्यूम, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही ये सारे हैं, वो सारा वैक्यूम कब था? ऊपर था, न्यूमरेटर। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है? जिसके रिस्पेक्ट में तुम फाइंड कर रहे हो वो सारा क्या होगा? नीचे होगा। डन? इसीलिए पहले से बता दे रहा हूं कि रटना नहीं है कि ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऐसा कुछ नहीं। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मतलब स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम to the refractive index of the medium relative to which we want to find. ओके, अगर मुझे एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, मतलब मुझे चाहिए एयर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू वाटर। तो मैं क्या करूंगा? वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? मुझे ढूंढना किसका है? एयर का। तो जिसका ढूंढना है वो न्यूमरेटर में आएगा, और जिसके रिलेटिव में ढूंढना है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो ऊपर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज 1, और नीचे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज 1.33। डन? ये किसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला? एयर का। अगर मुझे यही दो गिवन है, लेकिन मुझे पूछा है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करो, तो वाटर फाइंड करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में किसका आएगा? वाटर का। और किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आएगा नीचे। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? तो इसके लिए तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई इट इज ग्रेटर देन 1, इट इज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि तुम तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, किसके रिलेटिव में पूछ रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। अभी मैं बोल दूं कि भाई तुम हमेशा एयर के रिलेटिव में ही बताना, तो तुम्हारा 1 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि एयर का ही 1 है। तो नीचे तुम 1 लोगे और ऊपर कोई वैल्यू लोगे 1 से ज्यादा, तो 1 से बड़ी ही आएगी। लेकिन एयर के रिस्पेक्ट में ही, एयर के रिलेटिव में नहीं, एयर का ढूंढ रहे हो किसी और के रिलेटिव में, जैसे कि एयर और वाटर अभी हमने एग्जांपल लिया, तो वो तो लेस देन 1 भी आ सकता है। अंडरस्टूड? ओके, तो इसके लिए तो ग्रेटर देन 1, इसके लिए बोला नहीं जा सकता। वो किसके रिलेटिव में तुम फाइंड कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, अब इसको लिखने का तरीका भी समझ लो। अगर ऐसा लिखा हुआ है u1 और से μ12, इसका मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 जो पहला लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू और इन विथ रेफरेंस टू व्हाट? 2। 1 2 मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 रिलेटिव टू 2। अगर मैं 2 का मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो पहले 2 लिखूंगा फिर 1 लिखूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और उसके कॉमा करके लिख दूंगा वाटर। तो मतलब ये ढूंढ किसका रहा हूं? एयर का।
तो ऊपर किसका आएगा, एयर का, और जिसका रिलेटिव में है वो नीचे आएगा। डन। उसको लिखने की एक और मेथड है लाइक दिस, जैसे उसके नीचे तुरंत हमने लिख दिया μ1 और जिसके रिस्पेक्ट में हो वो बाद में लिखेंगे, वैसे ही यहाँ पर μ1 और जिसके रिस्पेक्ट में हो उसको ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। तो ये रहा, ये तो म्यू था और ये है मेरा 2 और ये है 1। डन। इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, किसी भी तरह से लिखो, दोनों क्या है, सेम है। ओके, मतलब ये क्या हो गया, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 1 का ढूंढ रहे हो, 1 का ढूंढ रहे हो तो वो ऊपर, जिसके रिलेटिव में ढूंढ रहे हो वो नीचे, तो वही तो बताया। मतलब याद रखना रिलेटिव वाली जो टर्म है वो नीचे आएगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तुम सब कुछ किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो, वैक्यूम के रिस्पेक्ट, वो ऊपर आएगा। डन। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया पक्का? अरे वो तो हमने उस टाइम पे बनाई थी, वो तो ट्रिक तो बनती रहती है और चेंज भी होती रहती है। वो हमने बनाई थी कि से rarer to denser medium then it will bend towards the normal। और फिर यहाँ से हमने कुछ बनाया था, राहुल द्रविड़ बैट्समैन, ऐसा कुछ बनाया था हमने। ओके, कि वो मैं भी, मतलब मैंने वो ट्रिक याद नहीं रखी, लेकिन उस टाइम पे हमने बनाया था तुम लोगों को याद करवाने के लिए 10th में, कि भाई राहुल द्रविड़ बैट्समैन हमेशा, ऐसा कुछ था। ओके, और दूसरा अगर तुम डेंसर से रेयरर में आ रहे हो, सो बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ओके, फिर डॉक्टर, फिर इसका ऐसा था डॉक्टर और फिर यहाँ पे कोई नाम था। ओके, ऐसा कुछ था, ट्रिक थी, लेकिन अभी तो ट्रिक की क्या जरूरत है, याद रह गया ना। जैसे हमें कुछ ट्रिक कब याद रखनी होती है, जब हम स्टार्टिंग में नया नया सब कुछ हो तब। अब तो हमें पता ही है, अब तो याद रह गया ना। ओके, अगर याद नहीं रहा हो तो अगेन यू कैन मेक अ ट्रिक। ओके, लेकिन याद ही रहा है, ये मेन एग्जांपल ही याद रखो ना, एयर से वाटर में टुवर्ड्स द नॉर्मल मार दो। अब चेक कर लो, एयर क्या है, रेयर, वाटर क्या है, डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, तो रेयर टू डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, खत्म। डन। ओके, हाँ, अगर मैंने खुद के लिए अगर मैंने याद रखा होता मैंने, ओके, हाँ, तो मुझे अभी भी याद होता ये क्या थी ट्रिक। जैसे कि वो नहीं, कोई ट्रिक मैं तुम्हें बीच बीच में बता देता, जो हमारे सर ने मुझे बताई हो या मैंने बनाई हो, वैसी कोई ट्रिक है तो क्या मैं उसको बार बार यूज करता रहता हूँ तो याद रह जाएगी। लेकिन ये ट्रिक पर्टिकुलरली मैंने तुम लोगों को याद रह जाए इसलिए, क्योंकि मेरे दिमाग में तो फिक्स ही है, पहले एयर ले लो, नीचे वाटर ले लो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, अगर उल्टा ले लिया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। एयर मुझे पता है लाइटर है और से रेयर है और वाटर डेंसर है। डन। तो पता ही हो तो फिर ट्रिक का ज्यादा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिमाग में खाली रखो जितना हो उतना। ओके, डन। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So now we will get the relationship between the say angle of incidence, angle of refraction, angle of incidence, angle of refraction and the refractive index। इनके बीच का रिलेशन हमें मिलेगा, और वो हमें मिलेगा लॉ से। कौन से लॉ से? स्नेल्स लॉ। ओके, तो ये भी हमने देखा था, अगेन रट्टा मारा था, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर भी इतना कुछ डेरिवेशन या ऐसा कुछ करना नहीं है, लेकिन स्नेल्स लॉ बोलता क्या है? ओके, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि कोई भी मीडियम में जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, फिर चाहे वो इंसिडेंट एंगल हो, फिर चाहे वो रिफ्रैक्टेड एंगल हो, रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसका साइन फंक्शन, ओके, उसका क्या, कौन सा फंक्शन? साइन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। किस चीज का मल्टीप्लिकेशन करना है स्नेल्स लॉ में? पहले तो एंगल का साइन फंक्शन। तो कौन सा एंगल? रे ऑफ लाइट मेकिंग एन एंगल विद द नॉर्मल। तो वो तो इंसिडेंट एंगल भी हो सकता है और रिफ्रैक्टेड भी हो सकता है, हाँ, जो भी हो। तो रे ऑफ लाइट मेकिंग एन एंगल विथ द नॉर्मल एंड साइन फंक्शन मीन्स तुम ऐसे बोल सकते हो
साइन फंक्शन ऑफ द एंगल मेड बाय द रे ऑफ लाइट विद द नॉर्मल. हो गया. साइन फंक्शन ऑफ द एंगल मेड बाय द रे ऑफ लाइट विद द नॉर्मल. आ गया साइन फंक्शन. एंड द से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम. सो पूरा अगर स्टेटमेंट बोले तो से प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन करना है. प्रोडक्ट ऑफ साइन फंक्शन ऑफ द एंगल मेड बाय रे ऑफ लाइट विद द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हो गया. प्रोडक्ट इज इक्वल टू दी, बाजू में भी सेम ही, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू दी साइन फंक्शन, इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ साइन फंक्शन ऑफ एंगल मेड बाय दी ray of light with the normal and refractive index and in that particular medium. In short, ऊपर एक मीडियम है तो ऊपर वाले, अभी ये तो मैंने डेफिनेशन पूरी बोली कि तुम्हें ऐसे लिखना है. याद कैसे रहेगा? कुछ भी नहीं करना, दो चीजों का प्रोडक्ट करना है. ऊपर का पार्ट ले लिया तो ऊपर के पार्ट में कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल है, तो भाई साइन आई. और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है? वहां जो जो ऊपर का मीडियम है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो वो, तो भाई μ1 है तो μ1, तो साइन आई इंटू μ1. और नीचे भाई रिफ्रैक्टेड एंगल है, हाँ तो साइन आर. और मल्टीप्लिकेशन, अरे उसका μ2 है तो साइन आर इंटू μ2. दैट्स इट. ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल है. दिस इज द स्नेल्स लॉ. अंडरस्टूड? स्नेल्स लॉ गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of refraction and the refractive index of the two medium. Okay, done. So according to Snell's law, ऐसा लिखकर फिर तुम्हें वो पूरा सेंटेंस जो अभी मैंने तुम्हें बनाया, मैंने भी बनाया, ये बुक का सेंटेंस नहीं पढ़ा मैंने बना के ही बताया तुम्हें. ओके, तो वैसे ही तुम बना सकते हो. करना क्या है सर, मुझे पहले ये लेना है. अच्छा कौन सा एंगल है ये? रिफ्रैक्टेड एंगल. अच्छा तो साइन आर, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 है तो μ2. जब μ1 है तो मु1 को मल्टीप्लाई करो. रट्टा मत मारना नहीं तो गलती हो जाएगी कि भाई यहाँ पे साइन आई हो तो μ1 और आर हो तो μ2. नहीं, तो गए, तो गलती हो गई. क्यों? क्योंकि तुमने फिर यहाँ पे, मैं तो अभी इसको μ1 बोला है, इसको μ2 बोला है, मैं तो चेंज कर दूंगा, इसको μ2 बोल दूंगा और इसको μ1 बोल दूंगा. लो, तो अब ये गलत हो गया. अब ये गलत हो गया है. क्यों? क्योंकि μ1 है तो μ1 है नीचे और बोला है साइन आई. भाई आई तो ऊपर बन रहा है और यहाँ तो आर है, तो गलत हो गया. अंडरस्टूड? तो रट्टा नहीं मारना है कि भाई μ1 होगा तो आर और आई होगा तो μ2, ऐसा कुछ भी नहीं. करना क्या है? एंगल साइन फंक्शन लेना है, जो भी एंगल हो. इंसिडेंट एंगल हो तो इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल हो तो रिफ्रैक्टेड एंगल. साइन फंक्शन ले लिया, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. किसको? वही मीडियम जहां पे एंगल लिया ना, उसी मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको. तो वो μ1 हो, μ2 हो, p हो, q हो, m हो, n हो, व्हाटएवर, जो भी उसका नाम है. ओके, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो. दैट इज इक्वल्स टू दूसरे मीडियम में भी सेम वैसा कर दो. डन? पक्का? ओके, तो ऐसा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो होना कैसे चाहिए? आई है और μ1 है तो वो तुम्हारा एक ही साइड आना चाहिए कि भाई साइन आई इंटू μ1. डन? अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई ये b है और ये क्या है? a, तो मैं क्या बोलूंगा? साइन आर इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू साइन आई इंटू बी. समझ में आया स्नेल्स लॉ? अभी मैंने आई और आई को भी कुछ नाम चेंज कर दिए. से दिस इज p एंड से दिस इज q. तो क्या बोलूंगा मैं? क्या बोलेंगे बताओ चलो. अभी ये नोटेशन के लिए स्नेल्स लॉ क्या होगा? b sin p is equals to a sin q. करेक्ट. ओके, b sin p is equals to a sin q. गुड. डन? ओके, तो ये था हमारा स्नेल्स लॉ. अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ओके, अच्छा चलो. सो ये हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्नेल्स लॉ आल्सो वी हैव डिस्कस्ड. समझ में आ गया? पक्का? ओके. नाउ से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं.